हेलो गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है। और ये आपको बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड दोनों को एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन पूछेगा 5 अंक में पूछता है। ठीक है। और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है तो इसको आसानी से हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे अवतल दर्पण में। दर्पण दो प्रकार का होता है, आपको पता है कि एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे अवतल दर्पण में। ओके। और अवतल दर्पण के सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सिद्ध करें कि f बराबर r/2 होता है। कौन दर्पण में सिद्ध करना है? अवतल दर्पण में। तो चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आसानी से आपको एक चीज़ करना है। क्या करना है? अवतल दर्पण आप लोग देखें तो अवतल दर्पण का एक चित्र पार देना है। ठीक है। अवतल दर्पण का क्या कर देना है? एक चित्र पार देना है। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण होता है भाई जी, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? देखिए, दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, एक अवतल और एक क्या पढ़े होंगे? उत्तल पढ़े होंगे। तो अवतल में क्या होता है कि इसका अंदर से परावर्तन होता है और उत्तल में क्या होता है कि बाहर से परावर्तन होता है कि नहीं? बाहर से परावर्तन होता है, इसको में अंदर से परावर्तन होता है। ये बात आप जानते होंगे। तो अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो इसका अंदर से परावर्तन होगा, तब बाहरी हिस्सा क्या किया हुआ रहेगा? तो कलाई किया हुआ रहेगा, यानी रंगा हुआ रहेगा। तो बाहरी हिस्सा के इस प्रकार से हम क्या करेंगे? रंग देंगे। ठीक है। बाहरी हिस्सा को इस प्रकार से रंग देना है और जब रंग देंगे तो देखिए बच गया सिर्फ क्या? ये अंदर वाला पोर्शन बच गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अंदर वाला पोर्शन क्या हुआ? बच गया। तो ये अंदर वाला जो पोर्शन बच गया, यही इसका परावर्तक सतह होगा। ठीक है। यही इसका क्या होगा भाई जी? परावर्तक सतह होगा। और आप लोगों को एक बात यहाँ पे सबसे पहले समझना क्या है, जो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ से जो गुजरता है प्रधान अक्ष जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये लाइन जो यहाँ पे हम बांट देते हैं, ये जो अक्ष, ये रेखा जो हम खींचे, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है। या इसका दूसरा नाम है प्रधान अक्ष, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रधान अक्ष। दोनों में से कोई नाम आप बोल सकते हैं। जो हम काल्पनिक एक रेखा खींचें, इसका क्या नाम है भाई जी? तो इसका नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ तक तो आप बना लीजिएगा। अवतल दर्पण के फिगर बना के वो लाइन पार देंगे, उसको हम नाम दे दिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। उसके बाद यहाँ पे आप देखे होंगे, जहाँ पे जिस बिंदु पे दर्पण के काट रहा है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, यानी पोल बोलते हैं इंग्लिश में। जिसको ध्रुव के इंग्लिश में पोल बोलते हैं। और जहाँ पे काल्पनिक रेखा दर्पण को काटता है उसको ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ध्रुव हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नामकरण हम आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस दर्पण के नाम हम मान लेते हैं कि इसका M है, IN है, यानी दर्पण का जो नाम हो गया MN हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए, यहाँ तक आप कर लीजिएगा आसानी से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप कर लीजिएगा तब बात एक बताते हैं। इसको हम थोड़ा ई वाला के क्लीन कर देते हैं। ठीक है ना? ई वाला के क्लीन कर देते हैं, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक किरण, ठीक है, एक प्रकाश के किरण ले जाएंगे, दर्पण से टकराएगा। देखिए दर्पण से टकराएगा, कोई भी सिंपली बात है। यहाँ पे एक बात आप समझिए, समझना क्या है भाई जी? यहाँ पे देखिए, ये मान लिया जाए एक सतह है। ठीक, इस सतह है। ठीक है। और इस सतह पे मान लिया जाए कोई प्रकाश आया, यानी इसको बोलें आपतित किरण। क्या बोलें? आपतित किरण। इसको आपतित किरण बोलें। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चल गया तो इसको बोलें परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलें। अच्छा, यहाँ तक तो आप समझें कि आया उसको आपतित किरण, और जिस सतह से टकराया और फिर वापस गया तो उसको परावर्तित किरण बोले। अब बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये बात आप आसानी से पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं। तो यही घटना जस्ट दर्पण में घटेगा। ठीक है। यही घटना जस्ट दर्पण में घटेगा। इसी चीज़ को आपको पकड़ना है। देखिए हम यहाँ से A और B, देखिए इसको नाम दे रहे हैं A और B। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A और B एक हम क्या खींच दिए भाई जी? तब प्रकाश की किरण है। ठीक है। प्रकाश के किरण है। ठीक है। कोई दिक्कत? प्रकाश के किरण है। और अभी आप यहाँ पे क्या देखें, दर्पण के पहले छोड़िए, पहले इधर समझिए। मान लीजिए दर्पणे है इस प्रकार से, ये दर्पणे है। ठीक,
ये दर्पण है तो ये आया यहाँ से, टकराया, चल गया वापस, ठीक है, वापस चल गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। तो जब चल गया तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे देखिए तो ई प्रकाश ए बी प्रकाश के किरण है, आया और इस दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद आप लोगों को पता होगा कि कहाँ से जाता है, तो फोकस से जाता है। कहाँ से जाता है? फोकस से, जिसको हम एफ बोलते हैं। कोई दिक्कत? टकराने के बाद कहाँ से जाता है, तो फोकस से जाता है। देखिए ये आया, दर्पण से टकराया और फोकस से गुजर गया। देखिए ये जब फोकस है, जौन बिंदु पर प्रधान अक्ष के काट देता है, यानी को जब प्रकाश के किरण आया, दर्पण से टकराया, आई प्रधान अक्ष का नाम था या मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष को, ठीक है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, तब मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर काटा तो इसको हम फोकस बोलें यानी एफ बोलें। उसके बाद देखिए हमें वो अभिलंब डाल रहे हैं, अभिलंब जिस प्रकार से इसमें हम डालें उसी प्रकार से यहाँ अभिलंब हम डालेंगे। तो देखिए अभिलंब आपको किस प्रकार से डालना है, तो ये अभिलंब जो डालना है आपको पता होगा कि वक्रता केंद्र से क्या होता है कि प्रकाश आता है, वक्रता केंद्र से वापस हो जाता है। ये आपको एक पढ़े होंगे कि वक्रता केंद्र पर यदि प्रकाश आया और दर्पण से टकराया तब वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाता है। तो देखिए सपोज यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक, और यहाँ से हम प्रकाश को ले जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश गया तो इसको हम सी नाम दिए, और ई जो है इस प्रकार से प्रकाश गया और फिर दर्पण से टकरा के फिर वापस लौट जाएगा, यानी वक्रता केंद्र से प्रकाश जाएगा और दर्पण से टकराएगा फिर वापस आ जाएगा। तो देखिए ई वाला यहाँ काम कर रहा है। देखिए तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनाया जा पड़ी। देखिए नाम हम दे रहे हैं, क्या क्या बना जो, तो यहाँ बन गया भाई जी, यहाँ पर बिंदु बी है और यहाँ पर बिंदु क्या है, सी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको कुछ भी नाम या एफ हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का कोई के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो जे किरण आता है, ठीक, जे किरण आता है ओकर बगल में बना कोण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आपको पता होगा, आपतन कोण इसको बोलेंगे। अभिलंब और प्रवर्तन कोण यानी ई वाला कोण की बात करें तो इसको हम प्रवर्तन कोण बोलते हैं। यानी देखिए ठेठ भाषा में समझिए, प्रकाश आएगा अभिलंब बीच में है, तो आवे वाला प्रकाश अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे। उसके बाद ये अभिलंब है, आई जाए वाला प्रकाश है, तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा और प्रवर्तन कोण बोलेंगे। ये आपको बात पता होगा। तो देखिए ये प्रकाश आया है और क्या हुआ भाई जी, यहाँ से चल गया टकरा के, तो आया आई बीच में अभिलंब के काम कर रहा है, यहाँ से डॉट 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 वाला जो हम बनाए हुआ अभिलंब के काम कर रहा है, तो इसको बीच में जो ये होगा ये कौन बनेगा, ये कौन बनेगा। देखिए आपतन कोण के हम आई से सूचित करते हैं और प्रवर्तन कोण के आर से सूचित करते हैं, ठीक है। प्रवर्तन कोण के हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ई वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ तक आप चल आइएगा, किसी को प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है, एक दर्पण लेना है, एक रेखा पार देना है जिसको नाम प्रधान अक्ष है। जिस बिंदु पे दर्पण के काटेगा उसको ध्रुव बोलेंगे। फिर अथी प्रधान अक्ष के समानांतर एगो किरण लेना है, किरण के नाम ए बी है, दर्पण से टकराया और जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटता है उसको फोकस बोलते हैं, एफ। आपको पता होगा कि वक्रता केंद्र यानी इसको वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं। अब वक्रता केंद्र से जो प्रकाश आता है वो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से वापस हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसको में हम अलग दो वो चीज़ यहाँ पर समझना है, वही दो चीज़ समझ गए तो इस चीज़ हो जाएगा। देखिए तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान आपको क्या देना है, जो देखिए सबसे पहले आपको दर्पण के बारे में, जैसे कोई कुटुंब आते हैं तो उनको बारे में बताया जाता है कि हाँ ये हैं फलना के लगते हैं, चिलना के, तो उसी प्रकार से हमको दर्पण के बारे में क्या करना है, बता देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए तो दर्पण के नाम क्या है, एम एन है, तो लिखेंगे कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल है, ठीक है, एम एन एक अवतल दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, दर्पण है। प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण, किरण ए बी, देखिए ए में एक तो अवतल दर्पण हो गया, अब प्रकाश के किरण ए और बी, तो लिखेंगे प्रकाश के किरण ए बी दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद यानी परावर्तन होगा, ठीक है।
दर्पण से प्रवर्तन के बाद तो किससे जाता है, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाता है, यानी फोकस से जाता है, मुख्य फोकस एफ से, मुख्य फोकस एफ से जाता है। ये लिख देंगे पहले। क्या हम बोले कि AMN एक अवतल दर्पण है, प्रकाश के किरण AB दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से जाता है, ठीक है। तथा जिसका वक्रता केंद्र यहाँ पे लिख देंगे, तथा जिसका वक्रता केंद्र क्या है, C है। वक्रता केंद्र क्या है भाई जी, C है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज़ आप यही में से दर्पण में ही से लिख लीजिएगा। सबसे पहले AMN एक अवतल दर्पण है, तो AMN एक अवतल दर्पण है, दर्पण बनाए थे जो। उसके बाद एगो प्रकाश के किरण A और B लिए थे, A और B ओकरे लिख दिए कि प्रकाश के किरण AB दर्पण से प्रवर्तन, तो दर्पण से देखिए प्रवर्तन हो रहा है। अब प्रवर्तन होने के बाद F बिंदु पर एरा काट रहा है, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस, इसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस से क्या होता है, गुजरता है, जिसका वक्रता केंद्र क्या है, C है। यहाँ तक लिख देना है आपको। चलिए यहाँ तक आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आप इधर ध्यान दीजिएगा, तो इधर ध्यान दीजिएगा भाई जी। तो देखिए हम पहले बड़ा आकृति पार देते हैं, जो ये पारल है इसी प्रकार से हम पार देते हैं। समझाएंगे यहाँ जो समझिएगा, इस प्रकार से है, देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पर है E, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है, B है, और यहाँ पर क्या है, तो F है कि नहीं। ये कुछ इस प्रकार से डॉट 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 है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये पूरा आकृति में देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है, जो देखिए ये पूरा आकृति में यहाँ से देखिए इस सी से जो गया है, यहाँ से एक रेखा भी गया हुआ है, यहाँ से एक रेखा भी गया हुआ है। यहाँ पर F है, F नीचे नहीं है, यहाँ पर F है, और इस बिंदु पे क्या है, C है। चलिए तो इसी को आपको समझ लेना है। समझने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पर समझिए। आप सबसे पहले परावर्तन के नियम आप जानते होंगे, परावर्तन के नियम 2 होता है। तब परावर्तन के नियम से यहाँ पर एक नियम लगेगा परावर्तन का। क्या लगेगा, तो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप जानते होंगे, पहला नियम में ही पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भाई जी क्या बन रहा था, आपतन कोण बन रहा था, और यहाँ पर क्या बन रहा था, परावर्तन कोण बन रहा था। देखिए I और R, तो कौन कौन कोण बराबर हो रहा था यहाँ भाई जी, जे ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर बराबर हो रहा था, जे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर इसको मिटार करके हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर आपतन कोण परावर्तन कोण से कौन बराबर होगा, तो एंगल ABC ई वाला कोण के, देखिए एकदम तोड़ के लिख रहे हैं, ABC पहले लिखिए, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर है के कर। तो देखिए फिर दूसरा का टूट रहा है, तो इस दूसरा का मिटा दीजिए इसको। ई वाला देखिए C के एजा लिया, एजा कौन आ जाता है, F आ जाता है। देखिए ई वाला के तोड़ रहे हैं, I के तो लिखा गया, R के लिए लिखिए, तो CBF, तो CBF तब बराबर हो जाएगा कौन कौन, तब बराबर हो जाएगा भाई जी CBF के। कौन नियम से हुआ, तब प्रवर्तन के नियम से हुआ। यहाँ पे बात कुछ समझ में आया कि प्रवर्तन के नियम से क्या हुआ। हम जानते हैं सिंपली, आप लोग जानते होंगे कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हुआ I या प्रवर्तन कोण हुआ R, दोनों के बराबर कर दिए, तो ये हो गया प्रवर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। ये परावर्तन के नियम से हुआ है। समीकरण 1 आप मान लीजिए। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 किस प्रकार से निकलेगा, तो समीकरण 2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो सब के हम मिटार रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एगो जेड के निर्माण हो जाएगा। देखिए इसको हम मिटार रहे हैं, देखिए तो इसको यदि BF को हम साफ कर दें, तो देखिए यहाँ पे इसको आगे से साफ कर देते हैं, तो शायद एक जेड के निर्माण हो रहा है, देखिए तो एक जेड का निर्माण हो रहा है। और जेड के आपको पता है कि ई कोण बराबर होगा किस कोण से, एकांतर कोण से। आप लोग मैथ में 9th में पढ़े होंगे कि ई कोण आपस में बराबर होता है, क्यों, तो एकांतर कोण से होता है। तो एकांतर कोण से कौन कौन बराबर होगा, उसको जरा नाम लिखवाइए। तब बराबर होगा भाई जी ABC, लिखिए, तो ABC होगा बराबर, के कर बराबर होगा, तो एजा पड़ी ध्यान दीजिए। अब एजा पड़ी वाला के लिए आइए, एजा पड़ी कौन था भाई जी, तो एजा पड़ी था F था, तो एजा पड़ी के कर बराबर हो जाएगा, ई कोण के ना हमरा बराबर करना है, तो एजा से चलिए BCF लिखा जाएगा। पहला हम कौन लिखें, तो ABC हो गया,
दूसरा तब बी सी एफ, तब ना ई कोनवा के यानी ई वाला आई कोनवा के ई वाला कोनवा बराबर होगा, ए भी आई होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी एफ किस कोण से भाई जी, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 तक तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा होगा, तो एरो में ABC, एरो में ABC। तब देखिए तो जेकर LHS बराबर ओकर RHS ऑटोमेटिक बराबर, ई पट्टी वाला के बोलेंगे LHS, ई पट्टी वाला को बोलेंगे RHS। तो RHS हमारा नहीं पता चल रहा कि बराबर है कि नहीं, लेकिन देखिए LHS जब बराबर है ऊपर नीचे तो ऑटोमेटिक है कि RHS आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ये वाला के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो आप आसानी से हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देखिए तो जब LHS बराबर है, LHS बराबर है, RHS ऑटोमेटिक बराबर होगा। RHS क्या है, तो RHS है CBF बराबर CBCF, समीकरण नंबर 3 इसको मान लीजिए। समीकरण 3 हम कहाँ से निकालें, जब देखिएगा समीकरण 3 हम निकालें पहला और दूसरा से, ये दोनों के बराबर कर दिए। ठीक है, ये दोनों को क्या किए, बराबर किए RHS वाला को। तो RHS वाला के हम बराबर किए तब बराबर हो गया CBF बराबर BCF, वही लिख दिए BCF, समीकरण 3। अब यहाँ से आपको एक बात पता चल रहा होगा, देखिए तो कोण B और कोण C को ही सूचित कर रहा था। देखिए तो कोण B एरो में है, कोण C एरा में, लेकिन कोण C ई वाला में है नहीं है। तो यानी त्रिभुज के अब हमारा बात चलेगा, कौन कौन त्रिभुज, तब BCF के चलेगा, है कि नहीं, कहा कि 2 कोनों में आया है तो BCF त्रिभुज के चलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज जेकर 2 गो कोण बराबर भाई जी, और अब कौन त्रिभुज बोलेंगे, या जेकर 2 कोण बराबर होकर 2 भुज ऑटोमेटिक है कि बराबर होगा, तो उसे हम द्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे कि अतः यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, देखिए जेकर 2 गो कोण बराबर है, देखिए तो B और C, तो जेकर 2 कोण बराबर होकर 2 भुजा बराबर। तो यहाँ पे कहा, पहले कहा हमको कोण B, तो कोण B के सामने वाला भुजा लाइए तो कोण CF हो जाएगा। अब कोण C को कहा है तो कोण C के सामने ले जाइए तो BF हो जाएगा। यानी आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि बराबर यहाँ कौन कौन हो रहा है भाई जी, तो BF बराबर हो रहा है CF, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए, जे त्रिभुज के 2 भुजा बराबर, ओकरा हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो वही चलते हम लिख दिए कि अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक आप आसानी से आ सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से आप देखिए तो 2 भुजा बराबर किए, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम मिटा रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग करिए। चलिए, तो आशा करते होंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो इधर मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है, यही बात को आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ लेना है, बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको भाई जी BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ओकर 2 भुजा कौन कौन बराबर हुआ, तब कोण B वाला के सामने आइए, तब B वाला के सामने आइएगा। देखिए तो ये B के सामने कौन आ रहा है, तो C आ रहा है, F आ रहा है, तो यानी CF। फिर देखिए कोण C वाला के चलिए, कोण C से धरिए तो एक सामने, तब B आ रहा है, F आ रहा है, यानी BF। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि BF बराबर क्या हो जाएगा भाई जी, CF। BF बराबर क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। काहे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे समीकरण इसको 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत, समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण जब 4 हो गया तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए, देखिए दर्पण के हम थोड़ा सा पार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दर्पण को अब हम पार रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, दर्पण को फिर से हम पार रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, आशा करते होंगे। देखिए दर्पण था इस प्रकार से, ये रंगा हुआ था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मुँह खच गया था, यहाँ पे ध्रुव था, यहाँ पे किरण गया था, फोकस से टकराया था, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे C था, ये लंब खींचा हुआ था। चलिए यहाँ पे बिंदु B था और यहाँ पे बिंदु B था। मान लिया तो सपोज इधर परमा के दम छोटा करें, ऊपर से छोटा नीचे से छोटा, तो ये वाला B जो है केरा भी चलावेगा, P भी चलावेगा।
ध्यान से सोचिए, मान लीजिए दर्पण जो है एकदम छोटा कर दिया, एकदम छोटा, तो ई बी जो था केरा भी चलावेगा, ई पी भी चलावेगा, ई बी केरा भी चलावेगा, पी भी चलावेगा, कोई दिक्कत। बी किसको भी चलाएगा तो पी भी चलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु पी के अत्यंत निकट है, ठीक है, अत्यंत निकट है। क्यों? क्योंकि हम दर्पण के निकट है, दर्पण को एकदम छोटा कर देंगे उसका द्वारक का मतलब एक द्वारिया के जब छोटा कर देंगे तब बी है केरा भी चलावेगा, पी भी चलावेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदुआ बी जो है केरा भी चलाया भाई जी, पी भी चलाया। तो देखिए तो हम कह सकते हैं कि ये बी आ एफ जो है ये पी आ एफ के बराबर हो जाएगा। देखिए ये वाला का हम थोड़ा सा निकाल रहे हैं त्रिभुजवा के, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ बी था, यहाँ पी था, यहाँ एफ था। ई वाला जब भुजवा को देखिए बी एफ भुजवा को यही वाला पर हम सुता देंगे, पी ए पर ले आवेंगे, ठीक है ना। इसको बी एफ भुजा को हम कहाँ ले आवेंगे, तब पी ए पर ले आवेंगे। तो हम ना कह सकते हैं कि अथी बी एफ है जो पी एफ के बराबर है। क्यों? ये बी एफ जो है ये पी एफ के बराबर है, क्योंकि ये रेखा जो है पी एफ पर पड़ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यहाँ तक आप चल आइएगा। चलिए बी एफ बराबर पी एफ हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है। तो अब चलिए समीकरण सॉरी यहाँ पे केमा हो गया था जी, तीसरा चौथा, इसको पाँचवा मान लीजिए, ठीक है, इसको पाँचवा मान लेंगे। तो समीकरण अब हम चलेंगे चौथा अब पाँचवा से। यहाँ तक आप किसी को प्रॉब्लम हुआ? हम मान लिए, देखिए यहाँ पे क्या माने हैं जो समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज था, एक दो भुज आपस में बराबर हो गया, कोई दिक्कत। हम कह दिए कि आइनाकवा ये दर्पण जो है राव छोटा कर दीजिए एक द्वारक के, यानी एक द्वारी को छोटा करिएगा तो बी जो है पी भी चलावेगा। तो देखिए तो ई वाला जो इसे रेखावा है एफ है बी, ई केरा पर चलावेगा, पी पर चलावेगा, यानी एरे पर सुत जाएगा दोनों रेखा, बी भी एजे हो जाएगा, पी भी एजे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे लिखें क्या भाई जी, लिखें हम ये कि चूंकि बिंदु बी बिंदु पी के अत्यंत निकट है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ, यानी ये बी एफ जो है पी एफ पर चलाया है, तो पी एफ तो पहले से था, इसीलिए लिख दिए बी एफ बराबर पी एफ। अब चलिए समीकरण 4 तथा 5 से देखिए तो 4 और 5 से चलिएगा। तो 4 के पहले लिखिए, तो 4 है बी एफ बराबर सी एफ, ये 4 है। अब 5 में क्या है भाई जी, तब बी एफ बराबर पी एफ, कोई दिक्कत, ये 5 में है, समीकरण नंबर के में है, 5 में है। तो देखिए वही वाला बात नियन फिर आ गया, एल एच एस जेकर बराबर आर एच एस होकर ऑटोमेटिक बराबर, तो एल एच एस में बी एफ आर एच एस बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे क्या जे देखिए यहाँ पे लिख देना है आपको, समीकरण 4 और 5 से आपको यहाँ पे निकल जाएगा कि अतः नहीं लिखिएगा, लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि सी एफ बराबर पी एफ है, ठीक है। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पी एफ जो है सी एफ के बराबर है, यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ जब तक लिख दीजिएगा, कोई को प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक, कोई के प्रॉब्लम। समीकरण 3 और 4 से आप निकाल लिए कि पी एफ जो है सी एफ के बराबर है, कहा कि बी एफ एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपको एक बात हम पूछते हैं, जो बात आपको बताना है। देखिए तो अब सब हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो एक रेखा हम पा रहे हैं जिसका नाम यहाँ पे P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है। देखिए ये PSC पूरा रेखा का नाम है, सपोज पड़े अभिन्न F है, तब PC पूरा रेखा का नाम हुआ कि नहीं हुआ। इसको बीच में कौन है भाई जी, F है। तो हम कह सकते हैं कि PC जो है, PC के मध्य में कौन है, F है, यानी हम कह सकते हैं कि PC के बीच में F है, तब बीच के तो मध्य बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः F PC रेखा के मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत है जब तक। अतः PC रेखा के मध्य बिंदु है। चलिए अब इसको एक स्क्रीनशॉट आप करिए इधर वाला के, यहाँ तक तो कर लिए होंगे, यहाँ तक आशा करते होंगे। ये बी था, ये एफ था, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लिख दिए कि PC के मध्य बिंदु F है, ठीक है। तब PC के सही बात है कि बीच में F है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पे आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तब PC के मध्य बिंदु कौन हो गया, तो F हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, पीसी के मध्य बिंदु एफ हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही आप ध्यान दीजिए, देखिए पी यहाँ पर ही पहले समझा रहे हैं हम, बात जो समझिएगा आप। आपको पता होगा कि P से F की दूरी यानी कि ध्रुव से P ध्रुव है, देखिए यहाँ पे समझिएगा पहले तब हम लिखेंगे। P से F की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्यों? आपको इस दर्पण में पहले बताया गया होगा, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि P से F की दूरी को फोकस दूरी, आप फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए P से C की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? P से F की दूरी फोकस दूरी, जिसको F से सूचित किए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए P से C की दूरी तब वक्रता त्रिज्या, जिसको R से सूचित किए। कोई किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ध्यान आपको क्या देना है जी, देखिए तो यहाँ पे जो बराबर किए ना भाई जी, वही चीज़ आप लाइए। तो यहाँ पे PC हम लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? PF। यहाँ पे देखिए तो बराबर कौन चीज था भाई जी, तो CF था। बराबर क्या था? CF था। ये था समीकरण। आप 4 और 5 से निकालें तो एगो निकला ना PF बराबर CF, तो वही हम इधर लिखें PF बराबर CF। कोई प्रॉब्लम? ये जो यहाँ निकला PF समीकरण 4 और 5 से PF बराबर CF, तो हम लिखें फिर क्या था, PF बिंदु जो है PC रेखा के मध्य बिंदु है। तो यानी कि PC जो रेखा है वो F के F उसका मध्य है। तो चलिए P से F अभी बताएं, P से F इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, छोटकी F से सूचित करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर, तो बराबर, कोई दिक्कत? यहाँ पे नहीं याद रहेगा तो कोना नोट कर लीजिएगा। P से F की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है, फोकस दूरी, जिसको F से सूचित करते हैं, ठीक है। और P से C की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से सूचित करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में ताकि याद रहे। और देखिए तो CF जो है, इस CF इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तब देखिए तो ये पूरा के हम बोल सकते हैं कि PC के आधा है। क्यों? PC का आधा नहीं है। जब इसको हम मिटा देंगे P से F को, तो ऑटोमेटिक है कि खाली CF बचेगा। जब इसको मिटा देंगे P को उधर के, तो CF बचेगा, यानी कि PC के आधा है। तो इसको हम लिख सकते हैं PC के आधा। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे ये वाला रेखा को हम यहाँ तोड़ के लाए हैं, तो इधर तक के हम मिटा दिए, तो CF ना जब बचेगा तो PC के आधा है, कुल्हे रेखा के आधा है, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे देखिए F तो F, कोई दिक्कत? अब PC को अभी हम क्या बोले, वक्रता त्रिज्या जरा R से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे R/2, डेट प्रूव्ड, ठीक है। यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये अवतल दर्पण में था, इसका एक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। यदि आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम सस्ते प्राइस पे आपका कोर्स उपलब्ध है और क्रैश कोर्स की संपूर्ण तैयारी मैथ और फिजिक्स की कराई जाएगी। तो यदि जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए 6206611957 इस पे। बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपको कोर्स है जो अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।